आप हमारे इस वीडियो से संतुष्ट होंगे, क्योंकि मैंने कई बच्चों से उनकी राय जानना चाहा, तो बच्चों ने अपनी राय दिया और बच्चे काफ़ी हद तक संतुष्ट भी हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम अपने टॉपिक के माध्यम से आपको संतुष्ट करें, और हमारा प्रयास भी निरंतर है कि आप संतुष्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारा एक नया टॉपिक है, विषय हिंदी में संधि। ठीक है, एक शब्द आपके सामने लिखा हुआ संधि, और ये संधि पे अगर आप इस शब्द पे गौर करें तो इस शब्द को दो तरीके से लिखा जाता है। एक ऐसे भी आप लिखते हैं संधि, और दूसरा ये। ठीक है, तो ये संधि। ठीक है, अब संधि एक शब्द है। ठीक है, और संधि कैसा शब्द है? ठीक, संधि कैसा शब्द है? तो आप अगर इसको देख रहे हो तो संधि एक सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ होता है, यानी इस संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, जोड़ या फिर योग आदि कह सकते हैं। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, जोड़, योग आदि। ठीक है, अब संधि के हम शब्दगत अर्थ को देखेंगे तो संधि जो है दो शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, संधि जो है दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला शब्द है सम और दूसरा है धी। ठीक है, संधि शब्द दो शब्द से मिलकर बना है, सम और धी। सम का अर्थ हुआ समान। ठीक है, समान, और धी का अर्थ हुआ धारण करना अर्थात बैठाना या आसन ग्रहण करना। ठीक है, बैठाना। इस तरह से संधि शब्द का सार्थक अर्थ हो गया समान रूप से बैठाना, समान रूप से बैठाना। क्लियर हो? देखिए जरा संधि शब्द। ठीक है, संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, जोड़ या फिर योग। ठीक है, संधि शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना, सम प्लस धी। सम प्लस धी। सम का अर्थ हो गया समान, धी का अर्थ हो गया बैठ। इस प्रकार से संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया समान रूप से बैठाना। ठीक है, अब आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि किसको बैठ। ठीक है, किसको बैठ? तो सबसे पहली बात कि हम इस संधि शब्द की चर्चा कर कहाँ रहे है ना? संधि शब्द की चर्चा कर कहाँ रहे? तो संधि शब्द की चर्चा हम हिंदी ग्रामर में कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण में कर रहे हैं। ठीक है, तो जब व्याकरण में हम संधि शब्द की चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर समान रूप से बैठाना अर्थात समान रूप से किसको बैठाते हैं? वर्णों को बैठाते हैं, अक्षरों को बैठाते हैं। ठीक है, वर्ण के विषय में आप जानते ही होंगे। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और भी कोई खंड या टुकड़े ना किए जा सके उसे ही वर्ण कहते हैं। और वर्ण का ही दूसरा नाम अक्षर। न क्षयते इति अक्षरः, न क्षयते इति अक्षरः, अर्थात जिसका क्षरण ना, जिसका नुकसान ना, उसे ही हम अक्षर कहते हैं। क्लियर? अब आगे देखते हैं। तो हमने क्या कहा कि समान रूप से बैठा, किसको? वर्णों या फिर अक्षरों को समान रूप से पास पास बैठाना ही संधि कहते हैं। ठीक है, संधि पे और गौर करें तो इस संधि शब्द का प्रयोग अलग अलग
अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक, अगर हम दो देशों की विदेश नीति को समझे तो वहां पे संधि का अर्थ समझौता। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं संधि का अर्थ क्या हो गया, समझौता। क्लियर, संधि शब्द का अर्थ हो गया समझौता। ये भी होता, आज भी इसलिए होगा। ठीक है, तो जब दो देशों की विदेश नीतियों की बात होती है, किसी पे सहमति बनती है, तो वहां पे संधि का अर्थ हो जाता है समझौता। क्लियर, अब मान लीजिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी वाले डॉक्टर के पास, तो वो भी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इधर की हड्डी इधर की, इनको जोड़ दिए, तो यहाँ हड्डियों का मेल कह सकते हैं डॉक्टर की भाषा में। अगर हम किसी व्यवसायी के घर गए, सॉरी व्यवसायी की दुकान पर गए, उसके दुकान से सामान लिया हमने, कई सामान एक साथ लिए, तो हम बोलते हैं कि इन वस्तुओं के मूल्यों का योग कर दीजिए। क्या बोलते हैं कि जो हमने वस्तु लिया है, जो उसकी कीमत है, ठीक है, हमको कुल कितना देना पड़ेगा। कुल का मतलब योग से, तो वहां पे मूल्यों का योग हो गया, यानी मूल्यों की संधि हो गई, है ना। तो इस तरह से संधि शब्द का हमने क्या कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप से उसका प्रयोग होता है। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं कि संधि जो आपका संधि जो शब्द है, ठीक है, जहां पे हम आपको आज बताने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो क्षेत्र, हमारा जो विषय वो ज्ञान का विषय है। ठीक है, और हिंदी के अंतर्गत हम संधि पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर संधि शब्द का जो अर्थ लिया जाता है वो मेल या जोड़। किसका मेल या जोड़ हमने अभी आपको बताया, वर्णों या अक्षरों का। अर्थात सामान्य रूप से हम कह सकते हैं या सरल भाषा में कह सकते हैं कि वर्णों के मेल को ही, क्लियर, वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से अगर साहित्यिक रूप से या वैज्ञानिक रूप से परिभाषित करें, ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या बनती है उसको हम जरा देखें। ठीक है, देखिए इसकी परिभाषा, संधि की परिभाषा यहां पे देखिए। ठीक, संधि शब्द, ठीक है, लिखिए, सॉरी लिखिए या सुनिए, समझिए, फिर बाद में नोट्स बनाइए। ठीक है, परिभाषा लिखिए, जहां पर दो या दो से अधिक वर्ग, जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण, जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण, ठीक है, आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं परिवर्तन। ठीक है, विकार ब्रैकेट में परिवर्तन। देखिए, जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे ही संधि कहते हैं, उसे ही संधि कहते हैं।
हमने क्या कहा था कि वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। क्लियर? हमने इसी को थोड़ा सा व्याकरणिक ढंग से कहने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया है कि जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक, जहां पर दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को ही या उसे ही संधि कहते हैं। क्लियर? काफी हद तक बात समझ में आ गई कि जहां पे दो वर्ण मिलते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन हो जाता है उसी को संधि कहते हैं। या सरल भाषा में आप कह सकते हैं वर्णों के मेल को ही संधि। ठीक, एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो जैसे होता है विद्या, उदाहरण, ठीक है, विद्या प्लस आलय, ठीक है, विद्या प्लस आलय। इस विद्या का आ बड़ा प्लस आलय का बड़ा आ मिल करके ये बड़ा आ बनाते हैं और यहां ये बन जाएगा विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ठीक, अब एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कि विद्या प्लस आलय हमने क्या कहा? वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। वर्णों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अब यहां आ और आ दोनों मिलकर के बड़ा आ बनते हैं। ठीक, आ और ई मिल जाए, कोई भी आ हर्ष या दीर्घ, कोई भी ई हर्ष या दीर्घ, आ ई मिलकर के ए बनते, आ ओ मिलकर के ओ बनते। यानी इस तरह से दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन, जो बदलाव होता है उसी को हम संधि। क्लियर? अब आगे देखते हैं, है ना, कि जो संधि है, ठीक है, इस संधि के भेद भी, ठीक, संधि के भेद। लेकिन संधि के भेद को पढ़े उससे पहले आपने एक चीज और पढ़ा होगा, विच्छेद। क्योंकि जब हम संधि का नाम लेते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि संधि विच्छेद, है ना। तो यहां पर थोड़ा सा विच्छेद के विषय में भी हम जान लें, ठीक, कि विच्छेद कहते हैं किसे, तो उस पर आप गौर करेंगे विच्छेद पर। ठीक, आगे देखिए, ठीक, विच्छेद हमने आपसे क्या कहा? अविच्छेद। ये विच्छेद। संधि का अर्थ क्या होता है बताइए? संधि का अर्थ होता है मेल, योग, जोड़, समझौता। ठीक, लेकिन एक दूसरा शब्द दिया है विच्छेद। विच्छेद का अर्थ होता है अलगाव। क्लियर हो? विच्छेद का क्या अर्थ होता है? अलगाव, यानी अलग होना। अब आप साथ में नाम लेते हैं संधि विच्छेद। क्या नाम लेते हैं? संधि विच्छेद लेते हैं। ठीक है, संधि विच्छेद किसका? ये, ठीक है। संधि मतलब मेल, विच्छेद मतलब अलगाव, अलग होना। तो और संधि विच्छेद का मतलब क्या हुआ कि जो वर्ण आपस में मिले हैं, जो वर्ण आपस में मिले हैं वो अपने पूर्व रूप में परिवर्तित हो जाए, अपने पूर्व रूप में हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं, है ना। संधि, संधियुक्त शब्दों को उनके पूर्व रूप में ही करना विच्छेद कहलाता है। ठीक, देखिए
यहाँ अलगाव हो गया। इसकी हम परिभाषा लिख रहे हैं, किसकी? विच्छेद। ठीक है, विच्छेद की परिभाषा है, विच्छेद की परिभाषा। ठीक है, संधियुक्त शब्दों को संधियुक्त शब्दों को उनके पूर्व रूप में करना ही, ठीक है, विच्छेद, उनके पूर्व रूप में करना ही विच्छेद कहलाता है, क्लियर? देखिए, विच्छेद का अर्थ होगा, परिभाषा क्या है इसकी? संधियुक्त शब्दों को उनके पूर्व रूप, जैसे पहले वे थे, जिस रूप में वो मिले थे, उनको उनके पूर्व रूप में करना ही विच्छेद कहलाता है। ठीक है, संधियुक्त शब्दों को उनके पूर्व रूप में करना ही विच्छेद कहलाता है। क्लियर? आइए देखते हैं कैसे। अभी हमने एक इसके पहले एक शब्द आपको लिखाया था, ठीक है, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। विद्यालय कैसा शब्द हो गया? संधियुक्त शब्द हो गया। कैसा शब्द है? संधियुक्त शब्द है, यानी इसमें संधियां होंगी। विद्या का अ और आलय का बड़ा आ, यानी दोनों बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ बन गया विद्यालय। ठीक, अब विच्छेद का अर्थ हमने क्या लिखा है कि संधियुक्त शब्द। अब संधियुक्त शब्द कौन है? तो संधियुक्त शब्द आपका हो गया, जैसे आपका संधियुक्त शब्द हो गया विद्यालय, है ना? आप समझ पा रहे होंगे विद्यालय कैसा शब्द है? संधियुक्त शब्द। ठीक है, संधियुक्त शब्दों को संधियुक्त शब्द, है ना? विद्या प्लस आलय दोनों मिलकर के, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब भवन, तो ज्ञान का जो भवन है वही विद्यालय है, तो वो वहां पे संधि हुई। अब विद्यालय जो बन गई संधियुक्त शब्द। अब इसी शब्द को उनके, किसको? जो विद्या प्लस आलय मिलकर के विद्यालय बने थे, इसी संधियुक्त शब्द को इसके पूर्व रूप में जैसे थे उसी रूप में करना ही क्या कहलाता? विच्छेद कहलाता। तो विद्यालय है, इसको पूर्व रूप में हम करें तो विद्यालय बराबर हो जाएगा विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्यालय। अब जैसे देखिए कवीस है ना, कवीस। ठीक, कवीस। अब इसका विच्छेद करेंगे संधियुक्त शब्द। अब इसके पूर्व रूप में करना, अर्थात कविधन इनको, तो ये देखिए इनको इधर से जब जोड़े, विद्या प्लस आलय जोड़ के विद्यालय बना दिए, तो ये संधि हो गया। अब ये संधियुक्त शब्द को जब पुनः ऐसे लिख देंगे तब वो क्या कहलाएगा? विच्छेद कहलाएगा। और इसी को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं? संधि विच्छेद। ठीक, अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपको समझना होगा, ठीक है, कि देखिए अभी हमने तोड़ा जो है कविधन ईस, कविस हो गया। ठीक, अगर हम कविधन ईस, अगर इसको हम यहां ऐसे लिख दें कविधन ईस, देखिए गौर कीजिएगा, है ना? अगर इस कविधन ईस को हम ऐसे लिख दें कविधन ईस, तो बहुत से बच्चों ने कई बार मुझसे क्लास में पूछा है, ठीक है, कि सर हम कवीस को जो आपने बताया है कविधन ईस है, क्या सर हम इसको कविधन ईस नहीं लिख सकते हैं? ठीक, तो भाई आप लिख क्यों नहीं सकते? लेकिन क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा शब्द लिखना जो सही हो, है ना, जो ग्रामर युक्त हो, जो नियम
ठीक है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब इधर ईस को जोड़ेंगे तब भी कब ईस होगा, और इस कब इधर ईस को जोड़ेंगे तब भी कब ईस होगा। तब मन में प्रश्न आता है कि ये सही और ये गलत कैसे हुआ, है ना। तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, अभी विस्तार से इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा, ठीक। अभी इसमें क्या है कि कब इधर ईश कब ईश हो गया। अब संधि वर्णों का मेल है, अर्थात जहां पे दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। क्लियर, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब यहाँ पे भी वर्ण ई और ई मिलकर के बड़ी वर्ण है, यहाँ बड़ी बड़ी मिलकर बड़ी, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि हमेशा जो वर्ण आपस में मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि जो आपस में वर्ण मिलेंगे, जो आपस में वर्ण मिलेंगे वो वर्ण सार्थक शब्दों के होने चाहिए। जो वर्ण आपस में मिलेंगे वो वर्ण किसके होने चाहिए, सार्थक शब्दों, जिसका कोई अर्थ, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि सारे भाई हर शब्द के अर्थ सभी को पता हो, है ना, जरूरी नहीं है, लेकिन जो व्यवहार संबंध, जो नियम संबंध, जिसका प्रयोग विद्वान या व्याकरण शास्त्री करते हैं, आचार्य करते हैं, तो उनके बताए गए रूल पर या उनके बताए हुए नियम पर हमको आपको चलना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जो वर्ण आपस में मिलते हैं वो वर्ण सार्थक शब्दों के होने चाहिए, जिसका कोई अर्थ हो, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अन्यथा हमेशा बार बार आपके दिमाग में ये संदेह, ये कंफ्यूजन बना रहेगा कि ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है। तो उस क्यों का जवाब बस आपको इसी एक लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इस बात को अपने दिमाग में बैठाइए कि हमेशा जो वर्ण संधि में, हमेशा जो वर्ण आपस में मिलेंगे वो वर्ण हमेशा सार्थक शब्दों के होंगे, गलत या निरर्थक शब्दों के नहीं। दोनों ही सार्थक होने चाहिए, ये नहीं कि एक सार्थक हो एक निरर्थक, नहीं, दोनों। कवि का मतलब कवि, विद्वान, इसका मतलब ईश्वर या श्रेष्ठ, ईश्वर वैसे भी अपने आप में श्रेष्ठ होता है, तो कवि इसका अर्थ हुआ जो कवियों में श्रेष्ठ हो। कवि का मतलब विद्वान, इसका मतलब श्रेष्ठ या ईश्वर जो आप कहते हैं, तो कवि इसका मतलब हो गया जो कवियों में श्रेष्ठ हो, वही क्या हो, कवि। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ पे गलत है, ठीक। अब आप समझ ही गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं और विच्छेद किसे कहते हैं। क्लियर हुआ। अगर इसके बाद भी कोई ऐसी बात मेरी या कोई ऐसी लिखावट जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर रही हो, संदेह पैदा कर रही हो, तो आप निसंकोच मेरे नंबर पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरा यह पूरा प्रयास होगा कि मैं आपको सही सही बताऊं, ठीक है। अब आगे ही चलते हैं, ठीक है, इसमें क्लियर। अब ये हो गया संधि और विच्छेद, अर्थात संधि विच्छेद। अब आगे चलते हैं संधि के भेद या संधि के प्रकार, ठीक। आगे हम चर्चा करेंगे संधि या संधि के प्रकार की चर्चा करेंगे, क्लियर। आइए देखिए संधि, संधि के भेद या इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रकार, ठीक है। संधि के कितने भेद, ठीक है। तो संधि के तीन, संधि के तीन भेद हैं, संधि के तीन भेद, क्लियर। संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद, कितने, तीन, 1 2 3, संधि के तीन। नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2
व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक, नंबर 1 हमने क्या कहा, संधि के भेद, संधि के प्रकार। संधि के 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ये संधियों के 3 भेद। ठीक, अब इनके विषय में थोड़ा थोड़ा हम लोग समझ लें, जान लें, उसके बाद 1 बाय 1 करके हम आपको विस्तार रूप में, विस्तृत रूप में आपको बताने और समझाने का प्रयास करें। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आपका जो है वो है स्वर संधि। सबसे पहले क्या है, स्वर संधि, है ना। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, जहां पर 2 स्वर आपस में मिलते हैं, जहां पर 2 स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। क्लियर हो? इसमें क्या, स्वर संधि में यहां देखिए, इसमें 2 स्वर वर्ण, ठीक है, इसमें स्वर संधि में 2 स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, अर्थात जहां पे या स्वर संधि में 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, 2 स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही स्वर संधि। क्लियर? दूसरा आपका है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पहला वर्ण व्यंजन, पहला वर्ण व्यंजन तथा दूसरा वर्ण स्वर, दूसरा वर्ण स्वर अथवा व्यंजन कोई भी हो। ठीक, स्वर संधि में जहां पे 2 स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्लियर? दूसरा मैंने आपको बताया व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में इसमें भी 2 वर्ण आपस में मिलते हैं, लेकिन इसकी शर्त ये होती है कि इसका पहला वर्ण जो होता है वो व्यंजन होता है, और व्यंजन वर्ण के साथ दूसरा जो वर्ण मिलता है वह या तो स्वर होगा या फिर व्यंजन। उनके यानी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन मिलकर के जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे सत प्लस चित, सत त और चित का च, तो क्या बनेगा, सच्चित। सत प्लस जन, सज्जन। ठीक, तो इसको मैं अभी आगे जो है विस्तृत रूप में 1 बाय 1 क्लियर करूं। ठीक, यहां इतना है। अगला है विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग जानते हैं आप, जानते हो कि बिल्कुल। हिंदी में स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, 4 जो है मूल स्वर होते हैं, प्राथमिक स्वर होते हैं या हर्ष स्वर होते हैं। हर्ष आ ई उ री, इनको छोड़कर जो शेष 7 बजते हैं, बड़ा बड़ी बड़ऊ ए ऐ ओ औ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। अंग, अनुस्वार और आह जो होता है वो विसर्ग होता है। ठीक है, विसर्ग। तो यहाँ पे विसर्ग हमारा जो है वो
आहा, इसी को हम लोग विसर्ग, अनुस्वार अंग को और आहा विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के साथ यहां मैं लिख दे रहा हूं 60 में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण, ठीक, विसर्ग के साथ ऐसे आप फार्मूले के रूप में समझते, विसर्ग प्लस स्वर या व्यंजन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके साथ यानी विसर्ग के साथ स्वर वर्ण मिले या व्यंजन वर्ण मिले और इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। क्लियर बच्चों? तो अब आपने देखा कि संधि कितने भेद हैं, 3 भेद। कौन कौन से? स्वर संधि, जहां पे दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं, विकार होता है, जैसे विद्या प्लस आ प्लस आ। दूसरा व्यंजन संधि, पहला वर्ण व्यंजन होगा, दूसरा स्वर या व्यंजन होगा, उनके मिलने से जो विकार होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा विसर्ग संधि, अर्थात जहां विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये हुआ संधि विच्छेद, ठीक है, संधि के भेद या प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी को मैं आपको विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है।